मैं आपके साथ घूमना प्रेफर करता है। हो गया। एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल समृद्धि क्या होता है? ठीक है। अनीश भैया, सैंडविच रिएक्शन कौन सी है? महक। हर्षता। तो पेपर देकर आयो भैया, यूनिट टेस्ट। मैं प्रिपेयर करा था। रेयांश भैया। व्यान। ध्रुव। सैंडविच रिएक्शन। समर्थ। हर्षित। गोविंद। फिर ठीक है। मनवीर भैया, वुड्स रिएक्शन। इवन नंबर ऑफ कार्बन्स पे काम करता है या बनाता है? एल्काइल हैलाइड के ऊपर एल्केन बनाने के लिए। सर जी, आदर्श भैया, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या करता है? हाँ, बस ये बोल दो, है ना। अर्शिया क्या करता है और क्या लगाता है? खुशी। एमजी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या करता है? ठीक है, तो फिर Na क्या करता है? चेष्टा। विकास। परिणीत। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बनेगा? और फिर एल्केन। शुक्रिया। राघव भैया, क्या चक्कर है यार? बुलाना पड़ता है हर बार। सर मैं आने वाला था ट्यूशन ऑफलाइन, आपने मैसेज कर दिया। है? हाँ। मैंने कितने बजे मैसेज करा है? सर मैं बस पहुंचने ही वाला था। अच्छा, तो फिर बाहर से बाहर चला गया तू अब? यस सर। सर मैं ये आते रास्ते था। डाइजेस्ट नहीं हुआ, हाजमोला लेकर आना अगली बार। ओके सर। ओके। पलक भैया, कहाँ से इतनी जल्दी? राघव, पापा को कहना मेरे को एक बार बात करेंगे, कॉल करेंगे। बहुत हुआ। आप ओके। रास्ते में थे, आप आधे रास्ते तक पहुंच गए थे, मैसेज देखा, आप वापस चले गए। डज इट रियली मेक सेंस जो आप बोल रहे हो? सॉरी सर। सॉरी की बात ही नहीं ना यार।
फलक इतनी जल्दी कैसे? फलक, बेटा तेरा नेटवर्क ग्लिच था, ऑफलाइन आने में कौन सा ग्लिच था? हाँ नहीं यार, क्या खेलते हो तुम लोग। चलो सर प्लीज पढ़ना शुरू कर दो, बंद कर दो बेवकूफियां, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग अगर रिवाइज नहीं करोगे, आप लोग चीजों को देखोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोगों को लग रहा है ऑर्गेनिक इतनी है, ये ना एक बेस है ऑर्गेनिक का, इसको पढ़ने के बाद आगे ऑर्गेनिक की जर्नी कंप्लीट करनी है। तो ये पढ़ा ही नहीं होगा, ये आप रिवाइज ही नहीं करोगे, ऑन टिप्स ही नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ बैठने से या आने से या स्कूल की टीचर ने बोल दिया वाओ ये बहुत अच्छा हो गया है, उससे काम नहीं चलने वाला। ठीक है ना? तो प्लीज, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक तरह से कायरलिटी सीखी थी, सब्सटेंसेस को ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव की कैटेगरी में देखा था। अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पाथवे समझेंगे, पहले फॉर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स के लिए। यहां पर दो पाथवेज हैं, पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर टू न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर वन न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम कॉमनली SN2 और SN1 बोल देते। ध्यान से हर एक एक चीज समझनी है और ऑब्जर्व करनी है। प्लीज बोर्ड पर देखना, मैं पहले SN1 डिस्कस करूंगा। कुछ कंडीशंस हैं जिन पे आपको पाथवे SN1 वाला फॉलो होते हुए नजर आएगा। प्लीज बोर्ड पर देख लेना, बाद में कुछ भी कॉपी करना, देख लो ध्यान से। मैं यहां पर आपको समझाने के लिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लेता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर CH3C, CH3CH3X। सर आपने ये तो बेटा मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रहा था जिसमें CX बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर हो। देखो CX बॉन्ड सारे पोलर होते हैं, लेकिन 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो 3 डिग्री का CX सबसे ज्यादा पोलर है। ये इतना ज्यादा पोलर है कि हल्का सा भी लगा कि इसके ऊपर कोई अप्रोच कर सकता है तो ये अपना CX बॉन्ड क्या कर लेगा, तोड़ लेगा। यानी ये अपने आप को बहुत आसानी से CH3 और किस में कन्वर्ट कर लेगा। ऐसा इसने कन्वर्ट क्यों करा? क्योंकि आपका न्यूक्लियोफाइल अभी इसको अप्रोच कर रहा था। अब वो न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा पास आया, तो पास आने पर इसको हमारे पे कौन सा चार्ज नजर आया, प्लस। तो यहां पर ये स्पीशीज बना CH3 पे क्या, न्यूक्लियोफाइल, और X- तो आपने उसको अलग लिख ही दिया है। समझिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, आपके लिए CX बॉन्ड बहुत ज्यादा क्या है, पोलर। इस पोलैरिटी में CX बॉन्ड खुद ब खुद टूटा। CX बॉन्ड टूटने के बाद क्या बना, कार्बोकैटायन। तो यहां पर कार्बोकैटायन की क्या हुई है, फॉर्मेशन। इसके बाद आपका न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करा और आपसे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। प्लीज बात को समझना, आपके लिए
इस एंटिटी को देखूं तो कितने न्यूक्लियोफाइल नजर आ रहे हैं? एक एक्स माइनस भी तो न्यूक्लियोफाइल ही है ना। इसके बाद अब कार्बोकेटाइन बने, फिर कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, अब कितने न्यूक्लियोफाइल नजर आ रहे हैं? एक। तो मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल इज अटैच्ड टू कार्बन चेन। हाँ या ना? पक्का? इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से देखना। मैं जरा न्यूक्लियोफाइल की पोजीशनिंग देखूं। मेरे लिए न्यूक्लियोफाइल इस थंब की तरफ था, ये न्यूक्लियोफाइल उतरा और एक नया न्यूक्लियोफाइल लगा, और अभी भी उसकी पोजीशन कैसी है? थंब की तरफ। यानी पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज रिटेन्ड। इसने ऑफर करी रिटेंशन। अब समझिए, आपने ये प्रोसेस ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व करने में आपने क्या देखा कि सीएक्स बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उतना आसानी से ये प्रोसेस हुआ। और सीएक्स बॉन्ड की पोलैरिटी का अगर मैं ऑर्डर समझूं, तो जो ऑर्डर में सीएक्स बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होगा ये सबसे ज्यादा स्ट्रांगली होगा, और जो सबसे कम होगा स्ट्रांग, उसमें ये प्रोसेस सबसे वीक हो जाएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी समझूं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल हैलाइड आया। अब हर्षिता कहती है सर ये ब्लैंक क्यों छोड़ा है, तो उसका रीजन मैं भी आपको दूंगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। पक्का? ऐसे ही आपसे पूछा जाता है कि मान लो आर आई, आरबीआर, आरसीएल और आरएफ हुए, तो ऑर्डर क्या रहेगा? ये। यानी अगर मैंने दो एग्जाम्पल लिए जिसमें एल्काइल चेन सेम है, और मैंने आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन यानी हेलोजन ले ली, तो हेलोजन के अंदर अगर आयोडीन लगा होगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और फ्लोरीन लगा होगा तो सबसे कम। अब पॉइंट पूछा जाता है सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो या क्यों बोल रहे हो, तो उसके पीछे का रीजन समझा देता हूं, ध्यान से समझना। थोड़ी सी क्लास 11th में लेकर जाऊंगा। आरएफ, आरसीएल, आरबीआर और आर आई। सर आपने ये क्या करा है? मैंने यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस बनाए। क्यों? क्योंकि सर ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 17 को, और डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज। हाँ या ना? और जब बेटा एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज करेगी, और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, और जब बॉन्ड तोड़ना आसान होगा तो आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस इजिली क्लीव हो जाएंगे और एक्ट करेंगे एज बेटर लीविंग ग्रुप्स। रीजन क्या है? एटॉमिक साइज हाई तो बॉन्ड क्लीवेज इजी, या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम। तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और जब बेटा ये आई माइनस और आर प्लस में आ जाएगा तो ये खुद ही अपने बॉन्ड को ज्यादा पोलर करेगा, और जब इनका बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा तो कहीं ना कहीं SN1 जल्दी से जल्दी होगा, क्योंकि हम तो पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड की कहानी पढ़ रहे हैं, या कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन आसानी से करवाएगा। पक्का बात समझ में आती है? तो पॉइंट्स हमने कौन से लिए हैं? सबसे पहला CX बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर होना चाहिए, दूसरा कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है यहां पर,
तीसरा, एक न्यूक्लियोफाइल आसपास नजर आता है। चौथा पॉइंट हमने देखा कि यहां पर रिटेंशन हो रही है। पांचवा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। और छठा, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। पक्का बात समझ में आ रही है? जरा जल्दी से एक बार कॉपी कर रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं। दो पॉइंट्स और लिखवाने हैं बट जगह नहीं है इसलिए। पॉइंट लिखवाने तो इसमें कर लेते हैं चेंज। पॉइंट में ऐड करवाऊंगा आपको। ये करो जल्दी से।
लिख लिया? चलिए, इसके नीचे लिख रहे हो ड्यूरिंग ड्यूरिंग SN1 polarity of CX bond is high, which results in CX bond cleavage on its own. This step is a slow step. Hence determines the rate. Slow step. Hence determines the rate of the complete process. Determines the rate of the complete process. Full stop. SN1 is unimolecular. अब समझिए सर, एक छोटा सा पॉइंट समझा रहा हूं, हालांकि ये केमिकल काइनेटिक्स का पॉइंट है, बट यहां पर इस्तेमाल होगा, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं ये दो चीजें, ये दोनों आपस में रिएक्ट करना चाहती हैं और इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है, तब ये रिएक्ट करती है। क्योंकि इनके बीच में कोलिजन हुआ तब ये रिएक्ट करी। एक रिएक्शन मैकेनिज्म में कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? एक और एक, दो। तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी होगी 2। ऐसे ही मान लो तीन चीजें एक साथ टकराती हैं तो मॉलिक्युलैरिटी हो जाएगी 3। अब खुद ये अपने आप में टूट जाए और फिर टूटे हुए हिस्सों से कोई भी चीज जुड़े, ये खुद अपने आप टूटा, तो अल्टीमेटली मॉलिक्युलैरिटी क्या? 1। अब खुद ऑब्जर्व करो, अभी न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो CX बॉन्ड के टूटने का वेट कर रहा है। अगर उसको जगह मिलती तो कहीं ना कहीं वो अटैक कर लेता, लेकिन उसको जगह नहीं मिली। जगह अर्षित कैसे नहीं मिली? आप एज एक्स माइनस चार्ज कैरी कर रहे हैं, आप एज न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज कैरी कर रहे हैं, आप आने नहीं देंगे, आप रिपेल करेंगे। और इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखो तो इस कार्बन के आसपास बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप लगे हुए, और बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप इसके आने का रास्ता रोक रहे हैं। आना कहां है इसने? सी पर। जरा मैं CX बॉन्ड को थोड़ा ध्यान से देखूं तो इस पे स्लाइड पॉजिटिव और इस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि बॉन्ड पोलर बोला मैंने। हरनाम, अगर मैंने बॉन्ड पोलर नहीं बोला होता तो इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो होता। लेकिन बॉन्ड पोलर बोलने का मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ नेगेटिव और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज। तो स्लाइड पॉजिटिव और स्लाइड। अब ये पॉजिटिव पे आना भी चाहे तो नहीं आ पा रहा, क्योंकि यहां पर क्या है? ज्यादा बल्कियर ग्रुप लगे हुए हैं। और बल्कियर ग्रुप को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वर्ड लिखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, अभी लिखवाऊंगा। तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? क्योंकि कार्बन के आसपास स्टेरिक हिंड्रेंस हाई है, ये भाई साहब वेट कर रहे हैं कि CX बॉन्ड टूटे। ये CX बॉन्ड किसी के टकराने की वजह से तो नहीं टूटा, अपने आप टूटा। और क्योंकि एक मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड अपने आप टूटा है, रिएक्शन स्टार्ट कहां से हुई? इस बॉन्ड के टूटने से। और अल्टीमेटली एक ही मॉलिक्यूल में रियांश ये बॉन्ड टूटा है, तो कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए? इसलिए क्या आया ये? यूनिमॉलिक्यूलर। अगर दो इन्वॉल्व होते तो बायमॉलिक्यूलर, तीन होते तो ट्राइमॉलिक्यूलर। आज सिर्फ क्या है? एक मॉलिक्यूल। तो पहली चीज, दिस रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल अपने आप टूटा। अब क्यों है ये यूनिमॉलिक्यूलर? क्योंकि हमारे कार्बन के आसपास क्या थी? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो पोलैरिटी की वजह से जब तक CX का बॉन्ड टूटेगा नहीं, तब तक यह इसके साथ जुड़ेगा नहीं। लिखिए प्लीज। स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड
steric hindrance around carbon is high, due to which reaction initiates by due to which reaction initiates by CX bond cleavage. Next point. Any reactive CX bond or species showing stable carbocation as an intermediate. Favors SN1. Favors SN1. देखो बेटा, मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेता हूं, एलाइलिक हैलाइड। सपोज लिखा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है सर ये तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, लेकिन आपको ऐसे नहीं देखना। आपको सबसे पहले CX बॉन्ड तोड़कर सारी चीजें समझनी है। मैं व्यान यहां पर CX बॉन्ड तोड़ता हूं, स्पीशीज बना CH2 CH CH2 पे प्लस प्लस X माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा। आप यहां पर बन गए क्या, कार्बोकेटाइन। अब अगर ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा तो ये CX स्पीशीज बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। कहने का मतलब है अगर इसका CX बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर है तो ये SN1 फेवर करेगा। और हम विकास कैसे चेक कर रहे हैं, इस CX बॉन्ड को तोड़कर बनने वाले स्पीशीज को स्टेबल प्रूफ करके। मैं अगर ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा ये अनस्टेबल होगा, उतना ज्यादा ये रिएक्टिव होगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट पे चलेंगे। अब जरा इस स्पीशीज को समझते हैं, जरा हेल्प करिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, किसी स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज तो डोनेटिंग या विड्रॉइंग, उसके साथ वाला कार्बन अटैच्ड इन अ, तो हर्षिता ये क्या दिखाएगा, यानी ये एंटिटी रेजोनेंस पोजेस करती है। लेकिन हर्षित जब तक मैं बताऊंगा नहीं कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाती है, तब तक मेरे आंसर को वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मैं लिखता हूं एज एलाइलिक कार्बोकेटायन शोज रेजोनेंस। कौन से रेजोनेंस, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, इससे पहले ये किसी से रिएक्ट करे, बीटा का पाई इलेक्ट्रॉन कहां आ जाए और ये बन जाए CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड। व्यान इससे पहले कोई इस पे अटैक करे, बीटा का इलेक्ट्रॉन कहां आ जाए ताकि ये क्या बन जाए, ये बन जाए। अल्टीमेटली ये दोनों क्या दिखा रहे हैं, रेजोनेटिंग। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखने का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज होने के भी अलावा अनअवेलेबल हो गया। हम बोल सकते हैं हेंस इट इज फाउंड टू बी
स्टेबल, देयरफॉर एलाइलिक हैलाइड इज फाउंड रिएक्टिव। लेकिन किस चीज के लिए रिएक्टिव है आदर्श? टुवर्ड्स CX बॉन्ड, है ना। तो यहां पर ये CX बॉन्ड तो बहुत जल्दी टूटता है, और बहुत जल्दी टूटता है तो ये कहीं ना कहीं आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन दे रहा है, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूं ये क्या फेवर करेगा? सनमान। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं बेंजाइलिक हैलाइड। फिर पूछा जाए सर CX बॉन्ड है, ये तो 1 डिग्री है, लेकिन हरनाम कहता है सर CX बॉन्ड तोड़ो तो सही, और मैंने CX बॉन्ड तोड़ा। अब फिर दोबारा से किसी पे पॉजिटिव चार्ज, क्या है ये? अटैच टू एन अल्फा कार्बन है ना। तो यहां पर फिर दोबारा से रेजोनेंस दिखाई देगा। कोई ऐसा है जिसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत हो तो प्लीज बात करिएगा। एक तरह से ये -R वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे ध्रुव भैया, और इसमें जब बेंजीन लग जाती है तो बेंजीन में एक एरो बनता है। कैसे बनेगा प्लीज ध्यान देना। इससे पहले ये पॉजिटिव चार्ज हो, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। आपको दिखाने के लिए मैं ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां आ जाएगा, और आप बन जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड विद अ पॉजिटिव चार्ज, यानी आप ट्रांसफॉर्म हो गए। हाँ या ना? यानी ये स्ट्रक्चर 1 और ये स्ट्रक्चर 2। फिर आपने कहा हमारे पे पॉजिटिव चार्ज अटैच टू एन अल्फा कार्बन है ना, तो आप वापस से 1 बन सकते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव चार्ज अटैच टू एन अल्फा कार्बन ना, तो आप आगे भी तो जा सकते हैं। कैसे आगे जाएंगे जरा देखना। मैं सपोज ऐसे बना लूं, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां, और अल्टीमेटली आप क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव। तो आपका सेकेंड स्ट्रक्चर थर्ड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कैसे बनेगा? हाँ या ना? जगह ले रहा हूं जरा थोड़ी सी। अब फिर दोबारा से ध्यान से देखना विकास, मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है अटैच टू एन अल्फा कार्बन पाई बॉन्ड सिस्टम में, वापस से सेकंड में आ सकता हूं। हाँ या ना? या पॉजिटिव चार्ज अटैच टू एन अल्फा कार्बन पाई बॉन्ड सिस्टम में आगे जा सकता हूं खुशी। और आगे जाने की बात करूं तो आप कुछ ऐसा बन जाएंगे, यानी इस तरीके से थर्ड से कौन सा स्ट्रक्चर? फिर दोबारा से आप फोर्थ से या तो थर्ड आ जाएं वापस, या फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशीज अटैच टू अल्फा कार्बन ना, तो आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आ जाए। हाँ या ना? तो आपके लिए ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। देखो ये तो नहीं बनाने, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए हैं, पहली और आखिरी बात। लेकिन इसके अलावा जो उनसे ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं इसको स्टेबल प्रूव कर रहे हैं। तो मैं अगर लिखूं एज बेंजाइलिक
कार्बोकटायन shows resonance stability. 5 resonating structures, hence benzylic carbocation is found stable and benzylic halide is found reactive towards CX bond. और क्योंकि ये रिएक्टिव है तो कहीं ना कहीं ये भी क्या फेवर करेगा, SN. अब देखो इसके अंदर दो तीन चीजें हैं जो आपको समझनी है. आपने दो कॉमन कॉन्सेप्ट्स को अपने SN1 में यूज करने की बात करी है. क्वेश्चन कैसा आ सकता है, पहला, वाई बेंजाइलिक हेलाइड इज रिएक्टिव. दूसरा, वाई एलाइलिक हेलाइड इज रिएक्टिव. अब ये रिएक्टिव के साथ टूवर्ड्स CX बॉन्ड क्लीवेज लिखे या टूवर्ड्स SN1 लिखे, आपके लिए बात बिल्कुल सेम रहेगी. तीसरा क्वेश्चन, वाई बेंजाइलिक कार्बोकेटायन इज स्टेबल. या चौथा क्वेश्चन, वाई एलाइलिक हेलाइड, सॉरी वाई एलाइलिक कार्बोकेटायन इज स्टेबल. तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्योंकि एलाइलिक कार्बोकेटायन रेजोनेंस दिखाता है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन व्यान भैया 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है. एक और क्वेश्चन, वाई बेंजाइलिक हेलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एलाइलिक हेलाइड. बेंजाइलिक हेलाइड ज्यादा रिएक्टिव क्यों है एलाइलिक हेलाइड से? आदर्श ये बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा. बेंजाइलिक हेलाइड रिएक्टिव है, विकास एलाइलिक हेलाइड भी रिएक्टिव है. ध्रुव भैया, बेंजाइलिक हेलाइड टूटकर बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनाता है, एलाइलिक हेलाइड टूटकर एलाइलिक कार्बोकेटायन बनाता है. बेंजाइलिक कार्बोकेटायन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है, और एलाइलिक कार्बोकेटायन तो एक बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक स्पीशीज बनाएगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी. तो हमारा आंसर आता है, हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हायर इज दी. तो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है इन कंपैरिजन टू एलाइलिक कार्बोकेटायन, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल और ये कम स्टेबल, या ये ज्यादा रिएक्टिव और ये कम रिएक्टिव. पक्का बात समझ में आती है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं इस चीज के अंदर? अब इसको कंटेक्स्टफुली हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने SN1 में. आप पहले इतना कॉपी करो, क्योंकि ऑलरेडी कॉपी काफी करना है, फिर हम लोग आगे लेकर चलेंगे इस चीज को.
लिख लिया दर्श पे, सारा लिख लिया, सोच लेना। हो गया? ये क्वेश्चंस लिख लिए ना? अब देखो, मैंने बेंजाइलिक हैलाइड फेवर्स SN1 क्यों लिखा है? लिख ले, लिख। यहाँ फाइल दे दूं तो कॉपी कर लोगे ना? देखो, मैंने यहां पर SN1 का आपको जो ऑर्डर लिखवाया था और जिसमें मैंने ब्लैंक छोड़ा था, उसको पहले तो आप कंप्लीट करोगे। बेंजाइलिक हैलाइड, फिर एलाइलिक हैलाइड, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड। अब देखो प्लीज, आपने बोला जो बेंजाइलिक हैलाइड है, उसका जो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है, हाँ या ना? आपने जो एलाइलिक हैलाइड लिया, उसका जो एलाइलिक कार्बोकेटायन है वो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है। अल्टीमेटली ये दोनों भाई साहब रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से स्टेबल हैं या ये दोनों रिएक्टिव हैं। इसके बाद अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लो, ये बॉन्ड का टूटना हमारे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। जहां 3 कार्बन से कार्बोकेटाइन पे क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आप 3 डिग्री हैं। ऐसे ही CH3 तो CH3 प्लस तो कितनों से आ रहा है? ऐसे ही CH3 CH2X तो कितने से आ रहा है? तो यहां पर जो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया, ये किससे आया? इंडक्टिव इफेक्ट से। और हमें बताया जाता है जब इफेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट इन कंपैरिजन टू। तो पहले इसकी वजह से जो स्टेबल है वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरिजन टू इनकी वजह से। आपस में इनका ऑर्डर 3 to 1 है। आपस में इनका ऑर्डर बेंजाइलिक और एलाइलिक है। अगर आप सबको साथ में लेकर चलोगे तो पहले रेजोनेंस वाले और फिर इंडक्टिव वाले, यानी पहले इनके कॉन्टेक्स्ट में ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव और फिर ये रिएक्टिव। तो आपका ऑर्डर इनके लिए आया बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट और इनके लिए आया बिकॉज ऑफ ये पूरा का पूरा आपका SN1 का ऑर्डर।
क्वेश्चंस की जगह छोड़ दे, ये कॉपी कर ले जल्दी से। क्लियर है? चलिए यहां तक रख रहा हूं। प्लीज मेक श्योर ये चीजों को रिवाइज करोगे, नेक्स्ट क्लास इससे आगे होगी और इंपॉर्टेंट होगी। SN2 करेंगे हम इसमें, और प्लीज अबाइडिंग ऑल द थिंग्स इंपॉर्टेंटली। चलो।